बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 और इसका लेक्चर नंबर 2 है जिस पर बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग आमतौर पर ई डॉट एम डॉट एफ से डिनोट करते हैं, ईएमएफ। ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होती है कि भाई जब हम लोग किसी भी बैटरी को, जब हम लोग उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो नॉन नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आपकी हीट है, ये नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह से आपकी थर्मल, मैकेनिकल, ये सारी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हैं। इनको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। किसमें कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। जी, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुई? जो नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जीज को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जीज में। इसको ईएमएफ से डिनोट करती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आपके जनरेटर हैं। ठीक है जी, जनरेटर हम इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक है, बैटरीज हो सकती हैं, थर्मोकपल्स भी इसकी एग्जांपल्स में हैं। बैटरीज, जनरेटर्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ईएमएफ के वाले से कि ईएमएफ जो है वो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी और डेफिनेशन भी है। इट इज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब वो फ्लो करता है थ्रू द क्लोज सर्किट। ठीक है जी, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है बैटरी को और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, किस में से? क्लोज सर्किट में से। वो जो एनर्जी है उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस की, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। दूसरी डेफिनेशन यही होगी जो अभी मैंने आपको समझाई। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप जो है वो लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म फिर ईएमएफ की क्या हुई कि ईएमएफ जो है वो हमारा किसके इक्वल हुआ कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? बैटरी को, और चार्ज को हम लोग फ्लो करवाते हैं, यानी एनर्जी ओवर चार्ज। ईएमएफ किसके इक्वल हुआ? एनर्जी ओवर चार्ज। अब एनर्जी जो है वो आपकी किस में होती है? जॉल में। अगर हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं तो एनर्जी जॉल में, जॉल पर कूलम। और चार्ज किस में होता है? कूलम में। यानी जॉल पर कूलम जो है वो बेसिकली वोल्ट ही के इक्वल होता है। इसका यूनिट वोल्ट या जॉल पर कूलम लिखें, एक ही बात होती है। और अब यहां से हमें क्या समझ आई कि अगर हम लोग 2 वोल्ट हमारे पास बैटरी हो और उसमें हम लोग जो है वो 2 जॉल एनर्जी उसको प्रोवाइड करें, तो इससे हमारे पास जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है आसानी से। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। यानी एनर्जी ई लिख लें इसको या ईएमएफ लिखें, एक ही बात है। यानी एनर्जी आपकी जो है यहां पर W डिवाइडेड बाय Q, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसको EMF इज इक्वल टू W बाई Q भी लिख सकते हैं। और यूनिट जैसे मैंने आपको बताया कि जॉल एनर्जी का और कूलम चार्ज जो है, मतलब कूलम का यूनिट चार्ज, तो पर कूलम, और ये जॉल पर कूलम वैसे भी किसके इक्वल होता है? वोल्ट के। ये तो था भाई आपका आर्टिकल, एक छोटा सा ईएमएफ से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाएगा, उस पर बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज का नाम भी देते हैं, वी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो भाई इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं जी? वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर की जो बड़ी इसमें खासियत ये होती है कि इसमें हम लोग जो है वो लार्ज रेजिस्टेंसेस जो है वो इसमें अप्लाई होती है। और मतलब क्या करते हैं, इसको दूसरे नंबर पर हम लोग जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको बैटरी के साथ हमेशा पैरेलल, पीछे हमने गैल्वेनोमीटर की बात की थी, एमीटर की बात की थी, उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इसको बैटरी के साथ हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल से। सपोज हमारे पास ये बैटरी है, मतलब मैं यहां से आपको
समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक बैटरी मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये उसके दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो हम एक उसके टर्मिनल के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, यहाँ पर क्या है, स्विच के, और आगे देखें क्या होगा कि उसी को आगे हम देखें किसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स ये नहीं समझ लें कि बल्ब है जो हमने यहाँ पर अटैच किया है, ये बल्ब यानी सोर्स। अब ये जो बल्ब है इसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल आपका ये और दूसरा ये, एक टर्मिनल जो है वो अटैच करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के भी यहाँ पर 2 पॉइंट्स, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर इसका जो है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जैसे एम मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पर इसका क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, जहां से सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। अब एक इसका जो टर्मिनल है हम अटैच करते हैं इसके पॉजिटिव, यानी ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, तो यहां से एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा जो है वो बैटरी ही के ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ इसको अटैच किया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बेहतर कर दूं कि ये इसके साथ स्विच, ये जो बल्ब है इसकी एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से रास्ते में हमने सोर्स बल्ब लगाया हुआ है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ बैटरी के और दूसरा ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसके साथ अटैच किया जाता है वोल्ट मीटर को। और वोल्ट मीटर से हम लोग जो है वो वोल्टेज जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है और इसको मैंने जैसे बताया आपको कि ये बेसिकली वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए है। और यहां पर हमने इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम अटैच करेंगे और पैरेलल अटैच करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको पैरेलल अटैच किया जाता है, सीरीज में अटैच नहीं किया जाता। और एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, मतलब शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो उसमें होती है, और नो करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब फिर भी दैट नो करंट। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस अलोंग और क्रॉस विद द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी वही दो बातें, एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हम लोग लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो लेते हैं, दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इसको वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल अटैच किया जाता है, ये तरीकाकार होता है। और अगर हमने ईएमएफ मेजर करनी हो तो फिर क्या तरीकाकार होता है, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए भी हमने क्या काम करना होता है कि यहां समझने के हमारे पास एक बैटरी है, हम एक बैटरी जो है उसको, ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके साथ हम लोग यहां पर देखें, ये मैंने के लिखा है, के मीन ये स्विच है, नाइफ स्विच इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसको आगे किसके साथ अटैच कर देते हैं, यहां पर हमारे पास है वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर के भी उसी तरह से दो पॉइंट्स हैं, एक इसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये अगर इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव बैटरी के किसके साथ अटैच होगा, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं ईएमएफ जो है वो कितनी है, ठीक है। ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को डायरेक्ट जो है आप देख रहे हैं कि हम लोग बैटरी के साथ अटैच करके इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव, यहां पर इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों शक्लों में जो है वो बोर्ड एग्जाम में काफी दफा पूछा गया है, ठीक है। अब ओहम लॉ क्या है उस पर बात करेंगे हम लोग जी। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ में क्या है कि भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। और इसमें जो फिजिकल कंडीशन होती हैं, मतलब कंडक्टर्स की, वो चेंज नहीं होती, ना टेम्परेचर चेंज होता है ना फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, वो सेम रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा अगर सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको ओहम्स लॉ कहते हैं। अब यहीं से अगर हम देखें तो वी भी किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर। ये जो आर है, आर बेसिकली क्या है, आर यहां पर है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो आर है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जो हम कैसे निकालेंगे, यहां से देखें वी डिवाइडेड बाय आई। वी किस में होता है, वोल्ट में होता है, ठीक है जी, और आई किस में है, एम्पियर में। यानी आप कह सकते हैं वोल्ट और एम्पियर जो आपका ए है, ठीक है, यहां पर ए लिखेंगे, ए इनवर्स, तो इसके इक्वल रेजिस्टेंस होती है। और ये इसको हम लोग एक सिंबल है, मतलब ये जो सिंबल है ओम की, ये यूज करते हैं इसके लिए, इस तरह से हम इसका यूनिट जो है वो लिखते हैं। अब ये ओहम जो है, ये जो सिंबल मैंने भी आपके सामने मेंशन की है, ये किसके इक्वल होगी,
डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि अगर हम बैटरी को 1 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसमें से करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो करती है, तो उस वक्त जो उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है वो कितनी होती है? 1 ओम। ये डेफिनेशन होगी भाई ओम की। अब रेजिस्टेंस की यहां से डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? रेजिस्टेंस बेसिकली जो है वो किसी भी सब्सटेंस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको रेजिस्ट करती है करंट को फ्लो करने से। यानी करंट जो फ्लो कर रही होती है किसी कंडक्टर में, उसके रास्ते में एक रुकावट समझ लें, उसको रोकती है। रेजिस्टेंस क्या काम करती है? उसको रोकती है, यानी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ द करंट जो है वो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है जी? फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है। क्या है? अपोजिशन अगेंस्ट करंट टू फ्लो। ठीक है। अब करंट के रास्ते में जो ऑपोजिशन होती है, रुकावट होती है करंट के गुजरने के रास्ते में, जो उसकी ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है, वो जो ऑपोजिशन है उसी को नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का यूनिट जैसे अभी मैंने बात कर दी कि ओहम होता है, ओहम को भी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अगर वर्डिंग में लिखना है तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड across the ends of a conductor and 1 ampere of current passes through it, then it is क्या कहलाएगी? देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। या दूसरे लफ्जों में जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर वोल्टेज जो है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वो अगर 1 वोल्ट हो और आपकी करंट जो है 1 एम्पियर हो, तो यहां से जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 1 ओम। जो रेजिस्टेंस यहां से प्रोड्यूस होगी वो 1 ओम। आप इस शक्ल में इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये तो था भाई आपका टॉपिक जो है वो ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ के साथ साथ रेजिस्टेंस और ओहम को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये भी साथ लिखना होता है। ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो बेसिकली है जी, मैं रीड आउट करता हूं, न्यूमेरिकल टाइप है, एग्जांपल नंबर 14.2। एग्जांपल नंबर 14.2। सबसे पहले इसका डेटा बना लें, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। यानी हमें क्या दिया गया है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख लें या पोटेंशियल लिख लें, एक ही बात होती है। वी कितना दिया गया है? 60 वोल्ट। उसके आगे मजीद देखें क्या दिया गया? अमाउंट ऑफ करंट जो है इसमें से जो फ्लो कर रही है करंट आई, वो कितनी फ्लो कर रही है वो भी लिख लेते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, वो कितनी है? हमारे पास करंट जो है यहां पर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। अब पूछा क्या गया? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? आर, जो भी हम पीछे डिस्कस करके हैं। रेजिस्टेंस आर हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में आ जाए, ओम्स लॉ के मुताबिक आर किसके इक्वल होता है? यानी आर वी ओवर आई या वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं एज वी नो दैट ओहम लॉ लिख दें बाय ओहम्स लॉ या एज वी नो दैट। यानी वी किसके इक्वल था? अभी आपने देखा था आई आर के। आपने चूंकि आर फाइंड आउट करना है तो वी ओवर आई जो है इज इक्वल टू आर होगा। इसमें आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज है 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर करंट। ये हमारे पास आर होगा। 2 को अगर 60 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 30। तो 30 जो है वो हमारे पास वोल्ट, ठीक है, और पर एम्पियर। और इसको मैंने जैसे भी बताया था कि वोल्ट पर एम्पियर को आप कैसे लिख सकते हैं? ओहम की शक्ल में। यानी आर यहां से हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? 30 ओहम। और ये इसका ओहम का सिंबल आप साथ लगाएंगे। ये आपके पास होगा 14.2 का सोल्यूशन एग्जांपल का। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। ठीक है जी, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स ये हमने डिस्कस करना है। देखें, अब वर्ड जो आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन जो है इनकी बहुत इजी है। यहां से अगर हम देखें, हम किसकी पहले बात कर रहे हैं? ओहमिक कंडक्टर्स। भाई ओहमिक कंडक्टर्स की जहां तक हम बात करेंगे, वर्ड के अंदर डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम छुपी होती है। यानी जो कंडक्टर्स ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उसके मुताबिक होते हैं, यानी वो आपके सारे कंडक्टर्स क्या होंगे? ओमिक कंडक्टर। यानी ओमिक कंडक्टर फिर आपके क्या हुए? सादा लफ्जों में आप लिख सकते हैं, मतलब कंडक्टर्स विच
या कंडक्टर्स हु ओबेज द ओहमिक लॉज, यानी जो ओहमिक लॉ को, ओहम के लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो आपके कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। और इसी तरह से अगर हम नॉन ओहमिक की बात करेंगे तो नॉन ओहमिक क्या होंगे, विच डू नॉट ओबे, मतलब इतना सा फर्क आना है। नॉन ओहमिक में आप क्या लिखेंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, इसमें आप क्या लिखेंगे, विच डू नॉट ओबे द ओहमिक लॉ, जो ओहमिक लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो आपके सारे कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें जो ओमिक कंडक्टर्स के लिए होता है, वो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज उतना ही उसकी करंट बढ़ती है, उसी तरह से तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जब हम नॉन ओमिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो या तो वो इस तरह से कर्वी होगा, या फिर वो जो है वो इस तरह से कर्वी होगा। मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका नहीं बनेगा। तो इस तरह से भाई आप इसको देख सकते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल्स में बात करें तो आपके जितने मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आएंगे, जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या, वो ओहमिक लॉ को फॉलो करते हैं, वो भी कंडक्टर्स होती हैं। तो जो आपके नॉन ओहमिक एग्जांपल्स में, उसमें इसकी दो एग्जांपल, एक फिलामेंट लैंप है, फिलामेंट लैंप जो है, ठीक है, फिलामेंट लैंप इसकी एग्जांपल में आएगा नॉन ओमिक में। और दूसरा आपके जो है वो थर्मो सॉरी थर्मिस्टर्स, दूसरे क्या होंगे आपके थर्मिस्टर्स, ये इसके एग्जाम्पल जो कि ओहमिक लॉज को फॉलो नहीं करते। ये फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर जो हैं ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। और जिसकी हमने ऊपर बात की वो सारे आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, ये सारे फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये सारे ओहमिक कंडक्टर्स होंगे। ये था टॉपिक भाई हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उस पर बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए भाई जहां तक लेंथ की बात है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात तो ये, कैसे कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसी तरह से देखिए हम एरिया की बात करते हैं, जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एरिया कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखें ये कोई वायर है, ये उसकी लेंथ है, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसकी देखिए उतनी ही ज्यादा उसकी जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब वायर वही है लेकिन हमने क्या किया है, उसका एरिया बढ़ा दिया है। ये देखिए वायर उतनी ही लंबी है, लेंथ वही है, लेकिन एरिया बढ़ गया है, तो अब डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, उसको कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। मोटी वायर को, जो ब्रिक वायर होगी उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए अक्सर आपने देखा है कि जो बड़ी बड़ी अप्लायंसेस वगैरह यूज की जाती हैं घरों में या मीटर के साथ, या बड़ी वो तारें अक्सर आपने देखे थिक लगी होती है, मोटी तारें होती हैं, ताकि उनको कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े, उनका एरिया ज्यादा होता है। और लंबी तारें जो होती हैं, ब्रिक तारें होती हैं, वो कम रेजिस्टेंस के लिए यूज होती हैं। तो ये कि यहीं से हमारे पास जो है, फिर अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ये इक्वेशन मतलब जो हमारे पास 1 एंड 2 है, इसको मैं अगर कंबाइन कर देता हूं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, आर फिर प्रोपोर्शनल होगा एल ओवर ए के। और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए, किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी यकीनन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो यहां पर रो है, रो एल ओवर ए। और ये जो रो है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी आपका यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बोला जाता है। और अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो रो की वैल्यू क्या होगी, यहीं से मैं आपको समझाता हूं। देखिए रो किसके इक्वल आ जाएगी यहां से, कि ये आर के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए, और डिवाइडेड बाय एल जो है, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड करेगा, आर ए ओवर एल, ये ठीक है। और यहां से मैं अगर इसका यूनिट भी देखना चाहूं तो यूनिट कैसे निकलेगा, कोई देखिए इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओहम। मैं अगर इसके यूनिट की बात करता हूं, आर का ओहम हो गया, एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर। अब ये स्क्वायर और ये 1 मीटर जो है वो कैंसिल करेंगे तो ओहम मीटर। यानी आपके पास जो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका यूनिट फिर क्या बन गया हमारे पास, यूनिट इसका होगा ओहम मीटर। ठीक है जी। यानी हमेशा देखें चीजों को जो है वो देखते हैं, फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो
मैथमेटिकल प्रूफ दिए होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए ही हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट निकाल लेते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, हमें पता है लेंथ का यूनिट, एरिया का पता है, ठीक है, वो पुट करते हैं, इस तरह से हम चलते हुए आगे देखते हैं रो निकालना था इसका यूनिट। तो इसको कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका यूनिट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसका यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फिर क्या हुआ, ओहम मीटर। ठीक है जी, तो ये था हमारा भाई टॉपिक। अगर हम ओहम मीटर को देखेंगे, ओहम मीटर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल होती है, तो वही सिंपल सी बात है। देखें आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर 1 और इसके साथ एरिया आपका देखें 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, तो यकीनन जो आपका वैल्यू आर किसके इक्वल होगा, यानी एरिया। अगर हमने क्या बोला, मैं थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूं इसकी डेफिनेशन कैसे आप करेंगे, कि अगर आपके पास इफ एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो भाई आर जो आपका रो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखें आर मल्टीप्लाई बाय 1 और एल भी 1, तो किसके इक्वल आ गया, आर के, यानी आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और यूनिट इसका ओम मीटर। एक छोटी सी एग्जांपल भी इसके नीचे दी गई है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसी आर्टिकल के साथ है। जी, इसमें हमें दिया गया है भाई एक समझिए एग्जांपल नंबर 14.3 है। एग्जांपल नंबर 14.3, सबसे पहले इसका डेटा बनाएं, देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 1 मीटर, हमें लेंथ दी गई है कॉपर वायर की, लेंथ एल कितनी है, 1 मीटर। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, एंड इट्स डायामीटर इज 2 मिलीमीटर। मजीद हमें डायामीटर दिया गया है भाई, यानी कैपिटल डी डायामीटर से हम अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लिखते हैं, वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखें कि हम लोग जो है उसको मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट, डायमीटर सॉरी कितना है, 2 मिलीमीटर है, 1 नहीं है सॉरी, 2 मिलीमीटर है। इसको पहले आप किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भाई 2 मिलीमीटर और मीटर का कंसर्न क्या होता है, 2 को डिवाइड 1000 पे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.002 मीटर, ये हमारे पास डायामीटर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका मतलब इतना डायमीटर है। फाइंड आउट आपने क्या करना है, यहाँ पर इस सारे में आपको फाइंड आउट करना है भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो भी इसकी यकीनन दी गई होगी आपकी यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना हो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर वो भी आपके सामने है। तो फाइंड आपने इसमें करना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर, आपने इस कॉपर वायर की जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ लें कि वो आपने कॉपर वायर की हमें इसमें खुद पुट करना पड़ेगी। रेजिस्टेंस आर हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, स्पेशली रेजिस्टेंस आर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखें हम लोग जो हमारा फार्मूला है, मैं लिखने से पहले आपसे बात करने लगूं कि हमारा फार्मूला किसके इक्वल था। अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि हमारा आर किसके इक्वल था, आर इक्वल था रो इंटू एल ओवर ए। तो उसके लिए हमारे पास ए यहां नहीं है, डायमीटर तो है, तो हम लोग यहां से ए खुद निकालेंगे। पहले एरिया सोल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए, मतलब ए मतलब एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया भाई देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह जहां तक हम बात करते हैं वो किसके इक्वल होता है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ये 4, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इसके इक्वल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, जो हम निकालेंगे वायर का। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, डी की वैल्यू डायमीटर की यहाँ पर आपके पास गिवन है, और इसको आप पुट कर ले, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा भाई, बाय पुटिंग वैल्यूज, तो पाई 3.14 होता है, पुट करें 14 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है 0.002, इसका आप स्केल ले लेंगे और डिवाइड करेंगे सारे को 4 के ऊपर। तो कैलकुलेटर बेटे आप यूज करेंगे इसके लिए, देखते हैं कैलकुलेटर पे हम इसको इस्तेमाल करते हुए क्या आंसर आता है। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 0. इसका पहले स्केल ले लेते हैं 0.002 स्केयर, और इसके स्केयर को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, जो आंसर आएगा उसको भी डिवाइड करना है 4 पे। तो देखें जी क्या आंसर आता है हमारे पास, जो आंसर आ रहा है वो यहां पर आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी जो है वो रेजिस्टेंस आर निकाल सकते हैं। 9 आर जो है, जो पीछे हमने फॉर्मूला सारा भी डिस्कस किया था, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में, आर किसके इक्वल था, रो, ठीक है, इंटू एल ओवर ए। अब ये वैल्यूज हमारे पास है, रो की जो वैल्यू है वो आपको
इसकी स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होती है, जिसकी बात हो रही है, हमने देखना है किसकी बात हो रही है, कॉपर वायर। कॉपर वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, रो की वैल्यू कॉपर वायर की, ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में किसकी लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको टेबल से मिल जाएगी या क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम दी होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आप भाई लिख लें, वो है 1.69, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ये हम पुट करेंगे इसके अंदर, देखें जी, बाय पुटिंग वैल्यूज, जब हम पुट करते हैं वैल्यू सारी, देखें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ठीक है जी। और उसके आगे देखिए क्या है, एल, एल कितना है 1 मीटर, 1, एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था यहां पर जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये वैल्यू सारी हम लिखेंगे, और इसको कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, कैलकुलेटर पे आप एज इट इज सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, लिख कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये सारी वैल्यू लिखें ऊपर और उसके नीचे इसको लिखें, यानी 1.69, और उसके बाद क्या है, यानी एक्सप्रेशन 10⁻⁻8 है। तो आप यहां पर देखें जी, माइनस का साइन देखेंगे साथ इसके लगाने के लिए, यानी ये आपके पास -8, ठीक है। और उसके आगे क्या है, इसको आपने डिवाइड करना है, किसके किस पे डिवाइड करना है, 3.14 और एक्सप्रेशन लगाएं, और क्या है -6, यानी -6, और फिर आपने जीरो का बटन दबा देना है। फिर आपने देखना है आपके पास क्या आंसर जो है वो यहां से आता है। मेरे पास जो इस वक्त आंसर आ रहा है वो भाई यहां पर सॉल्व करने के बाद, आंसर इस सारे को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। तो यहां आप लिखेंगे 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, ये किस में होगा आंसर, ओहम में, ठीक है। इसको मजीद अगर आप थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि भाई ये 0.54 10⁻⁻2 है, -3 में जाके आप इसको मिली ओहम में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर ये 5.4 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, लेकिन करना चाहे कर भी सकते हैं, अगर ना करना चाहें एज इट इज भी छोड़ दे तो तब भी इसका आंसर ठीक होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये था भाई आपकी एक एग्जांपल जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की 14.3। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो आज पे डिस्कस करेंगे, फिर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। जी, लास्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इसको दो तीन तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाद में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान, मतलब क्या फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स पर बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, कंडक्टर्स बेसिकली वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो अलो करते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से फ्लो कर सके आसानी से। हम कह सकते हैं द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या हैं, द मटेरियल्स विच अलो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली। ये हमारे पास कंडक्टर्स होंगे। मतलब इसकी अगर एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो इसकी एग्जांपल्स में अगर हम लिखेंगे तो ऑल मेटल्स, यानी आपकी जितनी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो कंडक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर्स की, तो यहीं से मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा सकता हूं। अगर आप कंडक्टर्स की डेफिनेशन को समझ गए हैं तो आपने करना क्या है, आपने लिखना है द मटेरियल्स, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन बुक पर एज इट इज प्रॉपरली नहीं लिखी हुई, मैं इसलिए बोर्ड पर प्रॉपर लिख दी है। बाज दफा डेफिनेशन बुक पर चूंकि लिखी होती है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो इसकी डेफिनेशन बुक पर नहीं है, तो आप नोट कर लीजिएगा। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, heat and electricity to flow them through them easily are called insulators। ठीक है जी, इसके आगे भी अगर लिखना है तो लिख लें और कॉल्ड कंडक्टर्स। देखिए बात की समझ आ गई, वही डेफिनेशन जो ऊपर आप देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मैंने क्या फर्क डाला है, द मटेरियल्स विच अलाउ लिखा हुआ था, उसकी जगह सिर्फ क्या ऐड किया, द मटेरियल्स विच डू नॉट। बाकी एज इट इज डेफिनेशन को आप कॉपी करके तो आप इसको कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास देखें प्लास्टिक है,
रबर है, ठीक है, फर है, ठीक है, ईटीसी। मतलब ये इसकी बहुत सी एग्जांपल है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है या हीट जो है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकती। बुक पर भी कुछ थोड़े से इसकी क्वेश्चंस की शक्ल में भी दिए गए हैं, वो आपके साथ रीडिंग करके शेयर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। बाकी अगर डिफरेंशिएट करने के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दोनों की डेफिनेशन और विद एग्जांपल लिख दे तो काफी होगा, ठीक है। बाकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू वी ऑलवेज यूज मेटल वायर्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कंडक्शन के लिए हम आमतौर पर जो है वो मेटल वायर ही क्यों यूज करती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है इस वजह से, एंड ऑफर लेस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है वो कम जो है रेजिस्टेंस जो है वो अपने अंदर से गुजरने देती हैं, ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद मच ईज। आसानी से कैसे भाई उनके अंदर से आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी से। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन बेटे ये होती है कि जितनी भी मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर वगैरह, उनमें जो है उनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन स्पेशली, वो एक्सेस में होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आजादाना मूवमेंट की वजह से ये सारा पॉसिबल होता है। तो ये आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। बुक में लिखा भी हुआ है वैसे, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली विद एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ मेटल, दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड मेटल। तो ये रीजन होती है कि भाई वो आजादाना मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से इनमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर सकती है, ये रीजन होती है। और मतलब फ्लो जो है उसका सामने था। इंसुलेटर्स के बारे में हमने बात कर ली। तो ये था भाई हमारा आज का बेसिकली टॉपिक। इसको अंडरस्टैंड करना आपका अपना काम होता है, मतलब मेरा काम है आपको सारी अंडरस्टैंडिंग देना। उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको अच्छे तरीके से समझ कर फिर लर्न करना होता है, फिर आपके लिए यकीनन आसानी होती है लर्निंग में भी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।